नमस्कार, मैं पूनम तांगल और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी की आज से क्षेत्रीय बैठक होगी शुरू। महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति सम्मेलन के लिए क्षेत्रवार बैठक का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष आज वाराणसी में करेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में लखनऊ में भी बैठक होनी है। तो बड़ा अपडेट, प्रदेश अध्यक्ष आज वाराणसी में बैठक करेंगे, साथ ही साथ लखनऊ में भी ये बैठक होगी। बीजेपी की आज क्षेत्रीय बैठक शुरू हो रही है। महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति सम्मेलन के लिए क्षेत्रवार बैठक का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष आज वाराणसी में बैठक का आयोजन करेंगे, साथ ही साथ लखनऊ में भी बैठक का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के आज से क्षेत्रीय बैठक शुरू। तो बड़ा अपडेट, विधानसभा चुनावों को लेकर महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति सम्मेलन को लेकर बैठक। प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी में बैठक में रहेंगे मौजूद, साथ ही साथ लखनऊ में भी बैठक का आयोजन किया जाएगा। बड़ा अपडेट, जहां महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति सम्मेलन के लिए क्षेत्रवार बैठक की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी में बैठक का आयोजन करेंगे, साथ ही साथ लखनऊ में भी इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी की आज से क्षेत्रीय बैठक शुरू हो रही है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज क्षेत्रवार बैठक का आयोजन किया जाएगा। बड़ा अपडेट, जहां बीजेपी की आज से क्षेत्रीय बैठक शुरू होनी है। महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति सम्मेलन के लिए क्षेत्रवार बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष आज वाराणसी में बैठक करेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। इसे लेकर पार्टी पूरी कोशिश में जुटी हुई है। इसे लेकर बीजेपी आज से क्षेत्रीय बैठक शुरू करने जा रही है। ये बैठक वाराणसी में होगी। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रवार बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी में आज बैठक का आयोजन करेंगे, साथ ही साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा भी होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर बुधवार सुबह ईडी की टीम पहुंची। ये छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हो रही है। बताया जा रहा है ये तलाशी आबकारी नीति केस के सिलसिले में हो रही है। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम शामिल है। इससे पहले 24 मई को इसी केस में संजय सिंह के करीबियों के यहां ईडी ने छापा मारा था। तब संजय सिंह ने कहा था कि मैंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित है। ये जुर्म की इंतहा है। चाहे जितना जुर्म करो, लड़ाई जारी रहेगी। तो दिल्ली में आज सुबह सुबह सांसद संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी देखने को मिली। सुबह सुबह ईडी सांसद संजय सिंह के घर पहुंची। आबकारी नीति केस में कार्रवाई की जा रही है। आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें इस ईडी की कार्रवाई के बाद अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सांसद संजय सिंह के घर ईडी का छापा। सुबह सुबह ही ईडी सांसद संजय सिंह के घर पहुंची। आबकारी नीति केस में कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सांसद संजय सिंह का कहना है कि ये जुर्म की इंतहा है, बेगुनाह लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हमारी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, सुबह सुबह ईडी पहुंच गई सांसद संजय सिंह के घर, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के सूत्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 आरोपी जो हैं उनको गवाह बनाया गया है और उसी आधार पर आज संजय सिंह के यहाँ पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 7 बजे ईडी संजय सिंह के घर पर पहुंच गई थी और इसकी जानकारी खुद सांसद संजय सिंह ने दी है। वहीं पार्टी का कहना है कि इस तरह की कितनी भी छापेमारी या किसी भी तरह की कार्रवाई कर ले, इससे पार्टी डरने वाली नहीं है, क्योंकि अब तक इससे पहले भी मई में भी ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी। तलाशी अभियान चलाया गया था सांसद संजय सिंह के घर, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं मिला था। तो पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति जो दिल्ली की थी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर ही फरवरी से अब तक जेल में बंद है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी
जमानत पर भी सुनवाई होनी है। तो सर्च अभियान फिलहाल संजय सिंह के यहाँ पर ईडी का चल रहा है। देखते हैं इसमें ईडी को बिल्कुल नागेंद्र, कब तक ये कार्रवाई चलेगी और अब तक की कार्रवाई में क्या कोई दस्तावेज सामने निकल कर आए हैं? देखिए, अभी इस तरह की कोई सूचना मीडिया के साथ सार्वजनिक ईडी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन सिर्फ इधर उधर से खबरें यही आ रही हैं कि जो इस केस में 2 आरोपी पहले से हैं, एक है सांसद हैं, उनके बेटे हैं, इसमें मंगूटू रेड्डी करके हैं, उनको गवाह बनाया गया है और एक आरोपी और हैं, उनको गवाह बनाया गया है और उनके ही उस पर इसमें जो जांच है वो ईडी की तरफ से फिलहाल की जा रही है। उनके घर पर सुबह 7 बजे ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए थे और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो घर के बाहर तैनात है। किसी को भी घर के अंदर आने या घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल नागेंद्र, सांसद संजय सिंह के अलावा और किस किस के घर पर ईडी पहुंचेगी? देखिए, अभी ये कहा जा रहा है कि फिलहाल चाहे संजय सिंह के यहाँ पर ईडी की कार्रवाई चल रही हो, लेकिन जो इनके करीबी हैं या फिर आम आदमी पार्टी के कई और नेता जो है वो भी इस लिस्ट में हैं। तो चाहे अभी या फिर कुछ दिनों बाद ये देखने को मिले कि दूसरे नेताओं के यहाँ भी इस तरह की कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ जो आबकारी नीति में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको लेकर सीबीआई की तरफ से भी जांच संजय सिंह के लिए की जा रही है। तो देखना यही है कि क्या इन सब जांच एजेंसियों को इसमें कुछ हासिल होता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और खुद संजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले भी उनके यहाँ पर इस तरह की रेड हुई थी, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं मिला था और अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी अपने उन नेताओं को भी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले 1.5 साल से या फिर यदि डिप्टी सीएम की बात करें वो फरवरी से बंद है, उनको भी कट्टर ईमानदार बता रही हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ईडी और सीबीआई को समन दिया गया है कि जो भी दस्तावेज हैं या सबूत हैं उन्हें जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा। जयपुर में कई बैठकों में शामिल होंगे जेपी नड्डा। आज आकांक्षा रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। 200 विधानसभा क्षेत्र में रथ दौड़ेंगे, आम जनता से भी फीडबैक लिया जाएगा। तो बड़ा अपडेट, जहां आज आकांक्षा रथ को हरी झंडी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे। 200 विधानसभा क्षेत्र में ये रथ पहुंचेंगे, साथ ही साथ आम जनता से फीडबैक भी लिया जाएगा। तो जयपुर के दौरे पर आज जेपी नड्डा रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा। जयपुर में कई बैठकों में शामिल होंगे और साथ ही साथ विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। आज आकांक्षा रथ को भी हरी झंडी दिखाएंगे जेपी नड्डा। 200 विधानसभा क्षेत्र में रथ पहुंचेंगे, साथ ही साथ जो आम जनता है उससे भी फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। बड़ा अपडेट, विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा। जयपुर में कई बैठकों में शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर इन बैठकों में रणनीति बनाई जाएगी। आज आकांक्षा रथ को भी हरी झंडी दिखाएंगे और ये रथ 200 विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो आम लोग हैं, आम जनता है, उससे फीडबैक लेते हुए जेपी नड्डा आज नजर आएंगे। बड़ा अपडेट, जहां जयपुर में कई बैठकों में जेपी नड्डा शामिल होंगे। आकांक्षा रथ को भी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 200 विधानसभा क्षेत्र में ये आकांक्षा रथ दौड़ेंगे, आम जनता से भी फीडबैक लिया जाएगा। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी जयपुर से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज जयपुर का दौरा है जेपी नड्डा का, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा है और उस जयपुर दौरे के अंदर में वो 200 विधानसभा सीटों के लिए 200 रथ रवाना करेंगे। आकांक्षा रथ नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सुझाव आपके और संकल्प हमारा, एक स्लोगन दिया गया है और इसमें आम जनता से वो रथ सुझाव मांगेंगे। साथ में एक फोन नंबर भी
का लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आप डायरेक्ट पार्टी को सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि पार्टी जिस प्रकार से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, तो पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर में आम जनता की क्या किन किन सुविधाओं को अंकित कर सकती है, उसी कड़ी के अंदर में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा है। और इस दौरे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के 60 उम्मीदवारों की जो लिस्ट तैयार की गई है, शायद उसकी भी घोषणा कर दी जाए। बिल्कुल मनोज, आज जेपी नड्डा जयपुर पहुंच रहे हैं, इसे लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी है और कौन कौन इस दौरे में शामिल हो सकता है बीजेपी की ओर से? देखिए, बीजेपी के वो तमाम नेता जो राजस्थान की कमाल संभाल बैठे हैं, जिसमें प्रहलाद जोशी जो संयोजक है, चुनाव प्रचार समिति के जिनको संयोजक बनाया नारायण पंचारिया हैं, सीपी जोशी अध्यक्ष हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हुए राजस्थान के अंदर में, आपको बता दें कि कल 5 तारीख को भी राजस्थान के अंदर में प्रधानमंत्री का जोधपुर दौरा है। तो लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज होती दिख रही है और इसी कड़ी के अंदर में बीजेपी के वो तमाम नेता आज मौजूद रहेंगे जेपी नड्डा के प्रोग्राम में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी 5 दिन पहले जेपी नड्डा और अमित शाह का भी दौरा जयपुर में था। उन्होंने बड़ी मैराथन बैठकें की और उसमें कई प्रत्याशियों के नामों की चर्चा की गई है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी 3-4 तरह का एक स्टैंडर्ड बनाया ABCD करके कि जिन प्रत्याशियों एक उसमें है तो उन्हें टिकट कैसे दिया जाए, जो 5000 वोटों से हारे। तो तमाम बातों पे जो है आज विराम लगने का कयास लगाया जा रहा है कि वो टिकटों की घोषणा और जो संकल्प यात्रा के तहत आकांक्षा रथ जो निकाले जा रहे हैं, उसके माध्यम से आम वोटरों को लुभाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं के आगे नरेंद्र मोदी की योजनाओं को पेश किया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आकांक्षा रथ आज हरी झंडी इनको दिखाने वाले हैं जेपी नड्डा, इनका क्या कुछ उद्देश्य रहेगा? देखिए, ये जो 200 विधानसभा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के वक्त अपनी यात्राओं को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। अगर हम पहले वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो उन्होंने भी रथ यात्रा निकाली थी, आडवाणी की अगर बात करें तो रथ यात्रा निकाली थी, और अभी बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा को समापन किया है, जिसमें 25 तारीख को प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा संबोधित किया था। तो देखिए, क्योंकि ये जो रथ यात्रा का जो सिलसिला है वो भाजपा की तरफ से ही है और इसी सिलसिले को देखते हुए और भी कई पार्टियां रथ यात्रा निकालती है। तो बीजेपी का जो मेन मानस है ये है कि आम जनता से डायरेक्ट कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल के अंदर में ऐसा कोई स्थानीय मुद्दा नहीं था जो अशोक गहलोत को घेर सके। क्योंकि आज भी अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, जैसा कि कल पवन खेड़ा ने पीसी में कहा कि हमारी जो योजनाएं थी, हमने मुख्य प्रधानमंत्री को कहा कि हमारी अगर सरकार आती है आपकी तो इन योजनाओं को बंद ना किया जाए। तो प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़ के मंच पे कहा था कि इन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। तो कांग्रेस कह रही है कि जब बंद नहीं किया जाएगा तो इसका हमारी योजनाएं अच्छी है और इन योजनाओं को अगर तो हम जीत के आएंगे। तो देखिए, ये तो क्या है, रथ यात्रा के माध्यम से आम आदमी को जोड़ने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की योजनाएं जो हैं, उन योजनाओं के दम पर कांग्रेस 156 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के पूरे भरकस प्रयास कर रही है। बिल्कुल मनोज, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि फीडबैक जनता से वो लेंगे, किस तरह का फीडबैक? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी ने तकरीबन 4 सर्वे करवाए हैं और क्योंकि प्रत्याशियों को क्या है ABCD ग्रेड में रखा गया है। A ग्रेड जो है जिनकी जो हमेशा से जीतते आए हैं उनको रखा है, और कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो 5000 वोटों से हारे, कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो 10,000-15,000 वोटों से हारे, और कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका 30,000 से ऊपर का हारने का जो आंकड़ा था उनको देखा जाएगा। तो उन फीडबैक के ऊपर में, क्योंकि एजेंसियों के द्वारा जो सर्वे किया गया है, बीजेपी के द्वारा जो सर्वे किया गया है, दिल्ली बीजेपी की तरफ से जो सर्वे किया गया है, और साथ ही इसमें एक RSS की भी एक संघ की लॉबी का भी एक सर्वे किया गया है। तो उसमें कई चेहरों को चिन्हित किया गया है और उसमें जीतने की क्राइटेरिया, जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे टिकट दिया जाएगा और जो ज्यादा मार्जिन से हारा है उनके टिकट काटे जाएंगे। ये पार्टी की तरफ से सख्त निर्देश है। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल आज की तारीख के अंदर में 60 से 70 लोगों का संभावित नाम आ रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से कि इन लोगों को टिकट मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक कयास है। ये जब तक लिस्ट घोषित नहीं होगी तब तक हम कई तरह के कयास लगाएंगे। लेकिन आज की स्थिति जो है, भारतीय जनता पार्टी जीतने के, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीतने। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 4 दिन पहले जिस प्रकार से एक मुस्लिम युवक की हत्या की गई थी, आज उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी और सर्व समाज हिंदू संगठनों का
10 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक, दिन में 2 बजे तक का बंद है, जिसके अंदर तमाम हिंदू संगठन भाग लेंगे और विरोध करेंगे जिन हिंदू परिवारों को गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के टाइम पे ऐसी राजनीति करती है और इस राजनीति का कितना फायदा मिल पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आज जो है कई बैठकें बीजेपी की ओर से होनी है। कुल मिलाकर कितनी बैठकें आज होंगी? देखिए, क्योंकि जेपी नड्डा का 10:30 बजे जयपुर आने का कार्यक्रम है, उसके बाद में आकांक्षा रथ जो है जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से रवाना किए जाएंगे 200 विधानसभा सीटों के लिए। उसके बाद में जेपी नड्डा की कई नेताओं से मैराथन बैठक है, जिसमें सीपी जोशी है, और साथ ही सबसे बड़ी जो मुद्दा रहेगा वो कल देश के प्रधानमंत्री जोधपुर जब आएंगे उसके बारे में बात की जाएगी, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाएगी, किन किन योजनाओं को घोषित करना राजस्थान के अंदर में, तो उनकी बात की जाएगी। क्योंकि बात देखिए, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग की पीसी भी है, उसमें क्या क्या फीडबैक चुनाव आयोग की तरफ से आता तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। क्योंकि कांग्रेस भी लगातार मैराथन बैठकें कर रही है, तो कांग्रेस ने भी अपना टिकटों का फार्मूला जो है वो इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी किन उम्मीदवारों को टिकट मैदान में उतारती है, और उसी उम्मीदवार को, जैसा कि कांग्रेस देखेगी कि भाई इनको हराने वाले उम्मीदवार हमारे पास कौन कौन है। तो ये आज बीजेपी की तरफ से कई बैठकें हैं, और आकांक्षा रथों की रवानगी के बाद में जेपी नड्डा का शाम को मंत्रिमंडल की, माफ कीजिएगा, बीजेपी के तमाम नेताओं से बैठक है, और उसका शाम को वापस दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती का दौरा, दोपहर 12 बजे बस्ती पहुंचेगी सीएम योगी। मंडलीय सभागार में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ करेंगे बैठक। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया जाएगा। आर्य समाज के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो बड़ा अपडेट, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। आर्य समाज के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती पहुंच रहे हैं, बस्ती के दौरे पर रहेंगे आज योगी। दोपहर 12 बजे बस्ती पहुंचेंगे सीएम योगी। साथ ही साथ मंडलीय सभागार में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ मुलाकात करेंगे। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ आर्य समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बड़ा अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, आज बस्ती के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। मंडलीय सभागार में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हमने जातीय जनगणना कर दी है और ये पूरे देश में होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश के गरीबों, दलितों और अन्य लोगों को लाभ होगा और सबको सबका हक मिलेगा। तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिहार जातीय जनगणना को लेकर अब लालू यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा बिहार जातीय जनगणना सबके भले के लिए है, सबका हक है और पूरे देश में ये जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने कर दिया है। अब इसको करना है, यही आधार रहेगा हम लोग। फर्दर क्या प्लानिंग है? इसके बाद क्या रिजर्वेशन के दायरे को 50% कैप को बढ़ाया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, जैसा संख्या हुआ है उस अनुरूप बढ़ाया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ को 27,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद जनसभा को संबोधित करने के बाद तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जमकर हमला बोला और इस बात का खुलासा किया कि कैसे वो उनसे समर्थन मांगने दिल्ली गए थे। उन्होंने कहा, जब हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती तो केसीआर को समर्थन की जरूरत पड़ी। चुनाव के बाद केसीआर मुझसे दिल्ली में मिलने आए और कहा कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे उन्हें समर्थन देने के लिए कहा। मैंने केसीआर को कहा कि आपके कारनामे ऐसे हैं कि मोदी आपके साथ नहीं जुड़ सकता।
केसीआर शासन पर हमला बोलते हुए कहा कि आपको निजाम का शासन तो याद होगा, देश तो आजाद हो गया, लेकिन हैदराबाद और अन्य क्षेत्र आजाद नहीं हुए थे। गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ताकत दिखाई और आपकी आजादी सुनिश्चित की। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि, विकास और शिक्षा के लिए आया है। को याद होगा ना, हम लोगों ने निजाम की हुकूमत, देश तो आजाद हुआ था, लेकिन हमारा ये हैदराबाद और ये सारा इलाका आजाद नहीं हुआ था। निजाम अड़ंगे लगा करके बैठा था कि नहीं बैठा था? बैठा था कि नहीं बैठा था? एक गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने ताकत का परिचय दिया और आपकी आजादी को पक्का कर दिया। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि के लिए आया है, आपके विकास के लिए आया है, आपकी बढ़ाई के लिए आया है। हम बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है। तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना, ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया, ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाई। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।